गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 नर एवं मादा युग्मोद्भिद की संरचना और उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश की संरचना। इससे पिछले वीडियो में हमने नर युग्मोद्भिद की संरचना और उसके परिवर्धन विकास को अच्छे से समझा था। तो चलो आज हम अपने टॉपिक मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश की संरचना को समझते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पिछली वीडियो में हमने आपको जायांग स्त्री केसर की संरचना के बारे में बताया था। उस संरचना में हमने बीजांड की संरचना का अध्ययन किया था। तो चलो हम सबसे पहले बीजांड की संरचना के अध्ययन को पुनः दोहराते हैं कि बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, बीजांड के कौन से भाग में भ्रूण कोश उपस्थित होता है। तो चलते हैं सबसे पहले बीजांड की संरचना। मैंने बोर्ड पे एक छोटे से बीजांड की संरचना को बनाया है। हमें पता है कि बीजांड अंडाशय में उपस्थित होता है जो गोल छोटी संरचना के रूप में दिखाई देता है। उस संरचना को मैंने बोर्ड पे डायग्राम के रूप में बनाया है। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं कि बीजांड की संरचना में कौन कौन से भाग हमें दिखाई देते हैं। तो चलो नंबर 1, मैं नंबर डाल देता हूँ। नंबर 1, बीजांड में पाई जाने वाली डंठलनुमा या व्रंतनुमा संरचना को बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत की सहायता से ही बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम बीजांड सन कहते हैं। तो ये हमारा डंठलनुमा भाग हो गया, इसका नाम हम लिख देते हैं बीजांड व्रंत। ठीक है, बीजांड व्रंत अंडाशय की जिस भित्ति से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? बीजांड सन। ये हमारा एक नंबर टॉपिक क्लियर हो गया, बीजांड की संरचना का पहला पॉइंट। अब आता है नंबर 2, बीजांड के चारों ओर पाए जाने आवरण को हम अध्यावरण कहते हैं। तो दूसरा नाम हो गया अध्यावरण। अध्यावरण बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। किसी बीजांड में अध्यावरण 2 परतों के रूप में होता है, जिन्हें हम बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण कहते हैं। अधिकतर पादपों में एक रूप में पाया जाता है, तो हम उसे केवल बाह्य अध्यावरण के नाम से जानते हैं। निषेचन क्रिया के पश्चात अध्यावरण ही बीज चोल का निर्माण करता है। क्लियर है? 2 हो गया। अब उसके बाद चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 बीजांड काय। बीजांड काय क्या होता है? अब देखो, मैं रंगीन पेन से अध्यावरण के नीचे इसे गहरे रंग में बदल देता हूँ। इस पेन की सहायता से मैं इसको गहरे रंग में परिवर्तित कर देता हूँ। ये मैंने इसको गहरे रंग में अच्छे से बदल दिया। जो गहरा रंग है यह मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह है। हम कह सकते हैं अध्यावरण के नीचे पाए जाने वाले मृदुतकीय कोशिकाओं का क्षेत्र बीजांड काय कहलाता है। क्लियर है? बीजांड काय क्या होता है? अध्यावरण के नीचे पाए जाने वाले मृदुतकीय कोशिकाओं का क्षेत्र बीजांड काय कहलाता है। क्लियर है? नंबर 3 हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 4। चलो नंबर 4 यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। नंबर 4 बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, अध्यावरण पूरे बीजांड क्षेत्र को घेरे हुए, पूरे बीजांड आवरण का निर्माण किया हुआ है इसने, लेकिन बीजांड के कुछ भाग पर यह नहीं पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं बीजांड मुक्त क्षेत्र, जहाँ पर हम कह सकते हैं अध्यावरण मुक्त क्षेत्र, जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया जाता। अध्यावरण मुक्त क्षेत्र क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। इस भाग पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है। अध्यावरण
नहीं पाया जाएगा तो कार्य क्या होगा, बीजांड द्वार भाग से ही पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश कर पाती है। तो हमारा ये चौथा भाग हो गया बीजांड द्वार। अब बात करते हैं नंबर 5, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं भ्रूण कोश। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद। अब देखो भाई, बीजांड काय जो मैंने पेन से ऐसे गहरा बनाया है, मृदुतकीय कोशिकाएं, बीजांड काय के मध्य हमें गोल अंडाकार संरचना दिखाई देती है जो प्राय बीजांड काय में धसी हुई होती है। इस बीजांड काय में धसी हुई गोल अंडाकार संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक होगा। तो हम कह सकते हैं भ्रूण कोश बीजांड की मुख्य संरचना होती है जो कि बीजांड काय में धसी होती है। बीजांड काय में धसी होने के कारण यह संरचना सामान्य रूप से निषेचन क्रिया के लिए सहायक होती है। तो चलते हैं आज हम भ्रूण कोश के बारे में। अब भ्रूण कोश की संरचना को इस प्रकार से देखें तो हमें गोल अंडाकार संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब मैं इस संरचना को बड़े रूप में काम में लेता हूँ, इसको बाहर निकाल के बड़ा करके देखता हूँ। मैंने इस संरचना को बाहर निकाला और बड़ा करके देखा तो मुझे भ्रूण कोश की संरचना इस प्रकार से नजर आई। इसमें क्या देखते हैं, चलो इसके नाम, सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं और वो चीज़ें क्या कार्य करती हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से भ्रूण कोश की संरचना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने भ्रूण कोश की संरचना का स्क्रीनशॉट लिया होगा या उसे आपने बनाया होगा। तो अब हम बात करते हैं भ्रूण कोश की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले इसके नामकरण करते हैं। नामकरण करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह एक अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना होती है जो कि बीजांड काय में धसी होती है। ये हमारा बीजांड था, बीजांड काय में धसी गोल अंडाकार संरचना, ये वाली संरचना, ये संरचना गोल अंडाकार संरचना क्या कहलाई थी, भ्रूण कोश कहलाई थी, जो कि बीजांड काय में धसी हुई थी। अब बीजांड काय में धसी हुई गोल अंडाकार संरचना को हमने भ्रूण कोश नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं पुनः बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड की संरचना में हमें दो चीज़ याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो ये वाला भाग याद रखना है कि जिस क्षेत्र पर बीजावरण नहीं पाया जाता है वह क्षेत्र बीजांड द्वारी क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि हमने बीजांड की संरचना में आपको बताया था, बीजांड द्वारी क्षेत्र के ठीक विपरीत या उसके सामने वाला क्षेत्र निभागी क्षेत्र कहलाता है। निभागी क्षेत्र, ये दो चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, अध्यावरण जिस क्षेत्र पर नहीं पाया जाता वो बीजांड द्वारी क्षेत्र कहलाता है। बीजांड द्वारी क्षेत्र के ठीक विपरीत या आगे की ओर निभागी क्षेत्र होता है, ठीक है। ये दोनों संरचनाएं अब हमारे काम आएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले भ्रूण कोश का नामकरण करते हैं। भ्रूण कोश के नामकरण में हमें क्या क्या दिखाई देता है। ये हमारा भ्रूण कोश है, क्लियर है। इसके बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो पैक्टीन व सेल्यूलोज की बनी होती है। चलो नाम लिखते हैं इसके, पैक्टीन व सेल्यूलोज। ठीक है। भ्रूण कोश के बाहर पाई जाने वाली पतली परत या पतली झिल्ली पैक्टीन व सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी। इस भ्रूण कोश की संरचना में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये 7 कोशिका और 8 केंद्रक समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। यह समूह 3-3 व 1 कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है या उपस्थित होता है। अब देखते हैं भाई 7 कोशिका कौन कौन सी हो गई, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 कोशिका और 7 कोशिका। 7 कोशिका हो गई। प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक की संख्या कितनी हो गई, 7 केंद्रक हो गई। लेकिन भ्रूण कोश की संरचना में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। भाई 8वां केंद्रक अब कहाँ से आया, तो 8वां केंद्रक जो आता है, जो मध्य वाली जो हमें बड़ी कोशिका नजर आ रही है, इसमें एक ध्रुवीय केंद्र होता है। ध्रुवीय
केंद्रक पाया जाता है। ध्रुवीय केंद्रक की संख्या 2 होती है। इस कारण भ्रूणकोश की पूरी संरचना में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा ध्रुवीय केंद्रक हो गया। अब चलते हैं भाई इस तरफ, इस क्षेत्र में बीजांड की संरचना में। बीजांड की संरचना में हमने आपको बताया कि अध्यावरण से मुक्त क्षेत्र कौन सा कहलाता है? बीजांड द्वारी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बीजांड द्वारी। इस संरचना को मैंने बाहर निकाला, तो नीचे वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था? बीजांड द्वारी क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें 3 कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं, जैसा ये नाम लिखा वही नाम लिखते हैं, बीजांड द्वारी कोशिका। बीजांड द्वारी कोशिका, ये नाम मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये कोशिका बीजांड क्षेत्र की ओर पाई जाती है। इस कोशिका का दूसरा नाम है अंड उपकरण। इसे हम अंड उपकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड उपकरण भी कहते हैं। अंड उपकरण में अब क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें एक तो अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिका होती है। जो ऊपर बड़ी कोशिका होती है वो तो अंड कोशिका कहलाती है, और जो दोनों साइड में होती है वो सहायक कोशिका कहलाती है। अंड कोशिका को हम मादा युग्मक भी कहते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंड उपकरण या बीजांड द्वारी कोशिका 2 रूपों में पाई जाती है। एक तो कहलाती है अंड कोशिका और दूसरी कहलाती है सहायक कोशिका। अंड कोशिका और सहायक कोशिका। अंड कोशिका को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मक। अंड कोशिका को हम मादा युग्मक कहते हैं। उसके साइड में या पार्श्व भागों में पाई जाने वाली 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका कहलाती है। तो हमारी 3 कोशिका का समूह हो गया। अब इसके ठीक विपरीत, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत कौन सा क्षेत्र है? निभागी क्षेत्र। तो यहाँ पे 3 कोशिकाएं हमें नजर आ रही है, इसका नाम लिखते हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। कौन सी कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ पे हैं? निभागी क्षेत्र की ओर। अगर हम प्रतिमुखी कोशिकाएं नहीं लिखते हैं तो इसे हम निभागी क्षेत्र कोशिकाएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह 3 कोशिकाओं का समूह निभागी क्षेत्र की ओर पाया जाता है। तो हमारी 3 की कोशिकाओं का 2 समूह कंप्लीट हो गया। अब आती है बीच की कोशिका। बीच में देखो एक बड़ी कोशिका नजर आती है। यह भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूँ नंबर 3, केंद्रीय कोशिका, क्योंकि बीच में है। बीच में है तो मैंने इसका नाम क्या लिख दिया? केंद्रीय कोशिका। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं 3 और 1 के समूह में उपस्थित होते हैं, जिनमें 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार क्षेत्र की ओर उपस्थित होती है, जिन्हें अंड उपकरण भी कहते हैं। अंड उपकरण में मध्य की कोशिका अंड कोशिका और 2 पार्श्व कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है। उसके बाद 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, जो निभागी क्षेत्र की ओर पाई जाती हैं। उसके बाद आगे चलें तो मध्य में एक बड़ी कोशिका होती है, जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। केंद्रीय कोशिका में ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार एक संपूर्ण भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अब आप भ्रूण कोश की संरचनाओं का नामकरण कर लीजिए। आपने भ्रूण कोश की संरचना का नामकरण कर लिया होगा, तो चलो अब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। भ्रूण कोश यह एक अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना होती है, जो कि बीजांड काय में धसी होती है। बीजांड काय में धसी होने के कारण इसकी जो बाह्य भित्ति होती है वो पैक्टिन सेल्यूलोज की बनी होती है। भ्रूण कोश में 7 कोशिका व 8 केंद्रक पाए जाते हैं।
कोशिका 3-3 व एक समूह के रूप में उपस्थित होती है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अंड उपकरण कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका और नंबर 3 केंद्रीय कोशिका। तो चलो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। अंड उपकरण कोशिका कौन सी होती है, प्रतिमुखी कोशिका कौन सी होती है और केंद्रीय कोशिका कौन सी होती है और ये क्या कार्य करती है। तो हम बात करते हैं पहली कोशिका अंड उपकरण। तो क्या होती है ये है 3 कोशिकाओं का समूह होती है जो कि बीजांड द्वारी क्षेत्र की ओर उपस्थित होती है। इन कोशिकाओं में मध्य वाली कोशिका अंड कोशिका कहलाती है और इसके दोनों पार्श्व में 2 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। चलो तो भाई, यह बीजांड द्वार की ओर उपस्थित 3 कोशिकाओं का समूह होती है। इनमें मध्य वाली कोशिका अंड कोशिका कहलाती है जिसे मादा युग्मक भी कहते हैं। वह पार्श्व वाली 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब ये क्या कार्य करती है? अंड उपकरण वाली कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं? यह कोशिकाएं भ्रूण के लिए पोषण प्राप्त करने का कार्य करती है और इसका दूसरा कार्य है यह कोशिकाएं पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। तो हमारी अंड उपकरण 3 कोशिकाओं का समूह कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाओं के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना नंबर 2 है प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या होती हैं यह निभागीय क्षेत्र की ओर पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं का समूह होती है जो आकार और आमाप में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये कोशिकाएं भ्रूणकाय से पोषण प्राप्त करने का कार्य करती है। ठीक है, तो चलो प्रतिमुखी कोशिकाएं, यह निभागीय क्षेत्र की ओर पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं का समूह होती है। ये कोशिकाएं आकार एवं आमाप में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ये भ्रूण कोश की कायिक कोशिका कहलाती है जो कि बीजांड काय से पोषण प्राप्त करने का कार्य करती है। ये भ्रूण कोश की कायिक कोशिका होती है जिसमें प्रोटीन, लिपिड एवं विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं बीजांड काय से पोषण प्राप्त करने का कार्य करती है। तो हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं भी कंप्लीट। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपनी तीसरी कोशिका केंद्रीय कोशिका, जो कि सबसे बड़ी कोशिका है, मध्य में है। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो चलते हैं अपनी तीसरी कोशिका केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका मध्य में उपस्थित होती है जो आकार में सबसे बड़ी होती है। इस कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो चलो देखते हैं। यह भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है जो केंद्रक भाग में उपस्थित होती है। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक एवं संग्रहित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। इसकी कोशिका में गोल्जी काय की अधिकता होती है। दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं जो द्विगुणित होता है। भ्रूणकोश, पूरे भ्रूणकोश में केवल यही द्विगुणित संरचना होती है जो कि निषेचन क्रिया के पश्चात प्राथमिक भ्रूणकोश, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, आप भी अंडरलाइन कर लेना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि निषेचन के पश्चात प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण करती है। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है कि भ्रूणकोश निषेचन के पश्चात किसका निर्माण करते हैं, तो आप बता सकते हो भ्रूणकोश द्विगुणित संरचना होती है जो कि निषेचन के पश्चात भ्रूणकोश का निर्माण करती है। केवल संपूर्ण भ्रूणकोश में यही संरचना द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्रारूपिक भ्रूणकोश में 7 कोशिका व 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो आपने अब बात करते हैं भाई भ्रूणकोश क्या होता है। भ्रूणकोश एक प्रकार का पोषक ऊतक होता है जो परिवर्धित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम अपने अगली वीडियो में बीजांड के प्रकारों का वर्णन और भ्रूणकोश के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो में आपने भ्रूणकोश की संरचना का अच्छे से अध्ययन किया होगा। तो आप लगातार इस चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।